हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम करेंगे सीडीपी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी चौथी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमेशा की तरह जो सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको इस पूरी वीडियो को पीडीएफ फाइल के रूप में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपसे इस कंसेप्ट से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप सॉल्व कर पाए अपने एग्जाम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार की व्यक्तित्व की विशेषता उदासीन से अवसाद की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये उदासीन से अवसाद की ओर जाती है, तो ये कौन सी है भाई? टाइप डी है या टाइप ए बी है या टाइप सी है या टाइप ई है? तो इससे पहले हमें जानने से पहले हमें पता होना चाहिए ये है क्या। देखिए, पर्सनैलिटी जो होती है उसे ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द साइको एनालिस्ट हैं उन्होंने चार भागों में बांटा है, ए बी सी डी। बाकी एक्स और एफ भी हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो चार ही पूछे जाते हैं। तो चलिए चारों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये पर्सनैलिटी ए, पर्सनैलिटी बी, पर्सनैलिटी सी और पर्सनैलिटी डी है क्या। तो शुरुआत करते हैं अपनी पर्सनैलिटी ए से। देखिए, जब टाइप ए की बात करेंगे तो टाइप ए के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत ही आपके कंपेटिटिव होते हैं। कंपेटिटिव यानी कंपटीशन करना उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। वर्क ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी काम की लगन होती है, वर्कहोलिक होते हैं, सिर्फ काम को अहमियत देते हैं, बाकी किसी भी चीज को वो अहमियत नहीं देते हैं। इसी तरीके से बहुत ही अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, यानी अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं। अगर उन्होंने कोई गोल डिसाइड कर लिया है तो वो उसे पाकर ही रहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी किसी भी तरीके से। तो लेकिन इनकी कुछ आपकी डिसएडवांटेज भी हैं। ये थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, बेसब्रे होते हैं, इन्हें रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए और जल्दी से सक्सेस मिल जाए। इसी वजह से ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा ज्यादा आने लगता है इनके लिए। और अगर काम प्लान के मुताबिक ना चले तो इनके ऊपर स्ट्रेस भी आ जाता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को हम टाइप ए में डालते हैं। तो टाइप बी क्या है? टाइप बी बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। टाइप बी के लोग बहुत प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलते, इजी गोइंग चलते हैं, आराम से मौज मस्ती के साथ। तो इमोशनल होते हैं। इमोशनल यानी आप एंगर शो करना, हैप्पीनेस शो करना, अपने दिल की बात कहना, वो सब एक्सप्रेसिव भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और रिलैक्स्ड तो हमेशा रहते हैं, और हमेशा पीछे बैठ के आराम से शांति से जिंदगी को जी रहे होते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना, ऐसे लोगों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े दिल फेंक इंसान होते हैं, और लोगों के साथ घुलना मिलना, ज़्यादा सोशल गैदरिंग ज़्यादा इनकी रहती है, और लोगों के साथ बातचीत करना, और ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पर्सनैलिटी सी क्या है। पर्सनैलिटी सी जो है वो परफेक्शनिस्ट के लिए होते हैं, यानी जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। इनका कुछ वो भी है कि ये थोड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अकेला काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। काम को जो है वो डिटेल में करना चाहते हैं। इमोशनली रिप्रेस्ड होते हैं, यानी आप अनअसर्टिव होते हैं, यानी कोई असर्टिव नहीं रहता कि भी ये काम करना ही करना है, ठीक है। डिपेंडेबल भी रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और डिपेंडेबल रहते हैं। तो ये जो लोग होते हैं परफेक्शन होते हैं, और इन लोगों का फायदा ये होता है कि आप इन पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं इनके साथ बैठे हुए हो और किसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो ये लोग अपनी परफेक्शन के हिसाब से चीजों को हल करना जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप डी क्या है। टाइप डी पर्सनैलिटी है आपकी डेमोलाइजिंग, होपलेसनेस, पेसिमिज्म और रिम्यूनेशन। यानी ये लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, और देखने में बहुत ही ज़्यादा डल महसूस करते हैं। तो अगर मैं बताऊं, ये डल महसूस करना, बहुत उदासीन होना, तो वो जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि आपका जो डेमोलाइजिंग और होपलेसनेस, उदासीन होना, ये कौन सी उसमें है? वो डी में है। तो अगर हम उसका आंसर, जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उसका अगर आंसर देखेंगे तो वो क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा भाई? उसका आंसर होगा आपका डी। यानी डी ही एक ऐसी है जो उदासीन होते हैं और अवसाद होते हैं, यानी डिप्रेसिव होते हैं, बहुत डिप्रेशन में पड़े होते हैं, डेमोलाइजिंग होते हैं, होपलेसनेस होती है इनके अंदर। तो ये जो टाइप होती है वो कौन सी होती है? डी होती है। होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या व्यक्तित्व चिन्हित होता है, यानी हम व्यक्तित्व को कैसे पहचाने, यानी व्यक्तित्व को सिग्निफाई कैसे करें। ऑप्शन ए है इन्होंने दोनों शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घटक से, ऑप्शन बी है आपका व्यवहार करने के तरीके सीखने से, ऑप्शन सी है आपका लक्ष्य और आदर्श जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऑप्शन डी है आपका हमारे भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ हमारे परस्पर संबंध का परिणाम। अगर मैं आपको बात बताता हूँ तो व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी को बोलते हैं, और पर्सनैलिटी हर एक बंदे की अलग होती है, यूनिक होती है। जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि हर बच्चा एक यूनिक बच्चा होता है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, उसकी जो रीजन होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो कॉम्बिनेशन बैठता है उस हिसाब से ही बच्चे की पर्सनैलिटी भी अलग हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं ये ऑप्शन ए लगाऊं तो बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व चिन्हित क्या होगा कि भाई उसकी शारीरिक यानी फिजिकल एलिमेंट देखे जाएंगे, और मनोवैज्ञानिक यानी मेंटल यानी साइको एलिमेंट देखे जाएंगे। साइको और आपका फिजिकल ये दोनों मिलकर ही पर्सनैलिटी को बनाते हैं, पर्सनैलिटी को चिन्हित करते हैं। तो ऑप्शन इसमें ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या एक बच्चे को पहले उसके हाथ, फिर उंगलियां और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ मिलाना सीखता है, विकास और विकास के कौन से सिद्धांत को इस उदाहरण से दर्शाया गया है। तो अगर बात देखिए क्या हो रही है, मैं इसका पहला आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर है आपका क्या, बी, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रेशन। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रेशन क्या कहता है, सबसे पहले मैं बता देता हूं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रेशन है इसे जो पहले ऑब्जर्व किया था वो किया था कुप्पू स्वामी। याद रखना आप, कुप्पू स्वामी। इन्होंने 1971 में ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, जो मूवमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है वो कैसा जाता है, होल टू पार्ट, यानी पहले पूरा हिस्सा फिर पार्ट। पूरा हिस्सा यानी जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया कि एक बच्चा पहले उसके हाथ, हाथ यानी होल पूरा हाथ हो गया, और फिर उंगलियां, उंगलियां यानी हाथ का पार्ट हो गया। तो ऐसे चलता है। और फिर दूसरी बार क्या कह रहे हैं, और फिर हाथ और उंगलियां एक साथ मिलाना, यानी अब दूसरा जो पार्ट चलेगा वो पार्ट टू होल चलेगा, पार्ट टू होल। तो आप देखेंगे ये जो कंसेप्ट कुप्पू स्वामी ने ऑब्जर्व की है 1971 में, उन्होंने बताया है कि पहले जो होता है बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से की तरफ मूवमेंट होता है, यानी पहले बड़े हिस्से में मूवमेंट आता है, फिर छोटे हिस्से में मूवमेंट आता है, फिर छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में मूवमेंट लाता है। ये कंसेप्ट जो कहलाता है ये इंटेग्रेशन कहलाता है, यानी एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रेशन। फिर बता देता हूँ, कुप्पू स्वामी ने ऑब्जर्व किया था इसे 1971 के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, यानी संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च का माने ही यही है कि भाई एक्शन लिया जाए, यानी जब कोई एक्शन रिसर्च होता है तो एक्शन रिसर्च वहां होता है जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम जो हमारे सामने आके खड़ी हो गई है उसे हल करें। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन क्या होगा, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल नहीं करता। यानी अगर हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च की तो एक्शन जो है वो रूल्स नहीं बनाता, बल्कि वो क्या करता है, वो सिद्धांतों को निर्माण नहीं करता, बल्कि वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी हाँ हैंड टू हैंड उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जैसे पॉइंट बी में है देखो, व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में, हाँ ये क्रियात्मक से संबंधित है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर ये केंद्रित होता है, बिल्कुल जो अभी अभी प्रॉब्लम निकल कर आई है उस पर फोकस करता है, एक्शन रिसर्च का मतलब ही यही है। ये रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन, तो ये भी क्रियात्मक शोध से संबंधित है। यानी ये तीनों क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च से संबंधित है। बस एक ही पॉइंट एक्शन रिसर्च से संबंधित नहीं है, वो क्या है, सिद्धांत का निर्माण। क्योंकि एक्शन रिसर्च जो है वो नहीं बनाता परिभाषाएं या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स नहीं बनाता, बल्कि एक्शन रिसर्च का काम है जो प्रॉब्लम अब निकल कर आई है उसे सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रभावी शिक्षा शास्त्र ध्यान
केंद्रित करता है, यानी जो आपकी इफेक्टिव, जैसे बोलते हैं ना इफेक्टिव पैडागोजी, वो कहाँ पर केंद्रित है? वहाँ वो केंद्रित है भैया आपकी उच्च सोच और मेटा कॉग्निशन विकसित करना। यानी अगर हम बात करें कि शिक्षा शास्त्र का जो केंद्र होता है वो बच्चे की उच्च सोच यानी एक बड़ी सोच बनाने में और उसके मेटा कॉग्निशन को विकसित करने में। अब बात आती है कि मेटा कॉग्निशन है क्या। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जब बच्चा अपनी सोच को परखने लगता है, अपनी सोच के बारे में सोचने लगता है, अपने ओपिनियन के बारे में सवाल, जैसे बोलते हैं ना सेल्फ क्रिटिसिज्म, यानी खुद की निंदा करने लगता है, अपनी सोच को सोचने लगता है, अपनी सोच के बारे में बोलता है कि ये ठीक है या नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? मेटाकॉग्निशन। और ये बहुत जरूरी है, वरना हर आदमी अपने आप को ठीक समझेगा अगर वो अपने आप को कभी भी अपने बारे में, अपने ओपिनियन में 2-3 बार सोच नहीं लेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा चौथी तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? तो देखिए, क्योंकि छोटी क्लास है आपकी, चौथी क्लास प्राइमरी में आता है, प्राथमिक स्टेज है आपकी, तो यहाँ पर ये नहीं होता है कि कठिनाई अधिगम कठिनाइयों का निदान, ये एक्चुअली होता है लर्निंग डिफिकल्टीज का डायग्नोस्ट करना, ये नहीं है संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, बल्कि ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। संवर्धित क्या होता है? संवर्धित होता है इनहेंसमेंट, बढ़ावा, यानी बच्चे को एक प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें बच्चे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स सीखते हैं, भाग लेते हैं। आपने भी देखा होगा अपने स्कूल्स के अंदर कि गणित का एक प्रोग्राम होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो इससे छोटे छोटे बच्चे इसमें भाग लेते हैं, तो ये प्रोग्राम इन्हेंसमेंट बढ़ाता है, मैथ्स को, गणित की लर्निंग को सिखाता है। तो ये सबसे अच्छा प्रयास माना जा सकता है और कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम, फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। यह आपने बहुत बार सुना होगा, इस ऑप्शन को आप लगा भी देंगे कि पहचान, अहंकार और महाअहम। ये इसे इंग्लिश में आपने बहुत बार सुना होगा, इड यानी आइडेंटिफिकेशन। अब अहंकार आ यानी आपकी ईगो, और आपकी या आपके सॉरी सुपर ईगो। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, इस कंडीशन में जो इंसान है वो क्या सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है, और वो बच्चा जो जिसके अंदर अभी इड है यानी आइडेंटिफिकेशन वाली स्टेज पर है, वो इस स्टेज पर है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस जो दूसरा बच्चा आइसक्रीम खा रहा है उस बच्चे की आइसक्रीम छीन लेगा और खुद खा लेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा वो दूसरी स्टेज में होगा, वो क्या करेगा, वो अपने आप को रोक लेगा, वो सोचेगा ये गलत है, दूसरे की आइसक्रीम खाना, दूसरे की आइसक्रीम छीनना, ये मॉरली नैतिकता के खिलाफ है, तो ये ईगो वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, कभी कभी ये वाली स्टेज आती है, यहाँ पर ये क्या होता है कि बच्चा जब देखता है दूसरे बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए, तो वो क्या करता है, ना तो वो छीनता है और ना ही वो रुक जाता है, बल्कि वो अपने पैसे से एक दूसरी आइसक्रीम खरीद लेता है। तो ये सुपर ईगो हो गई। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी यानी इड जो होता है आपका, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान जिसे बोलते हैं हम, तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर ये नहीं सोचता बच्चा कि क्या क्या करना है क्या नहीं, बस उसे तो अपना जो खाना पीना है या जो काम करना है वो तो करना ही है, बाकी सब भाड़ में जाओ, जैसा हम कहते हैं ना, अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता। इड वाली कंडीशन वही है। अच्छा, ईगो वाली कंडीशन वो है कि जहां पर बच्चा अपने आप को रोक लेता है, वो समझता है कि भाई ये चीज गलत है, किसी की चीज छीन के खाना ये बिल्कुल गलत बात होती है। सुपर ईगो में क्या हो जाता है, वो ये तो मानता है कि हाँ चीज छीन के खाना गलत है, लेकिन वो अपने आप को रोक भी नहीं पाता है। वो कहता है भाई मैं तो खरीदूंगा, मैं खरीद के खा लूंगा कोई चीज, तो बच्चा वो अपना खरीद के खा लेता है, तो ये सुपर ईगो की कंडीशन में आ जाता है। तो ये जो फ्राइड है, इन्होंने ये जो आपके साइको एनालिटिकल थ्योरी इन्होंने दी है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, पहचान, अहंकार और महाकाम, जैसे इड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, पहचान संकट की अवधारणा किसने दी? पहचान संकट की अवधारणा जो दी है वो एरिक एरिक्सन ने दी है। अब कहेंगे भाई कैसे, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये देखिए,
एरिक्सन का ये चार्ट आपने बहुत बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जब बच्चा 18 यानी अब बर्थ से लेकर 18 महीने का होता है तो उसके अंदर एक कंडीशन आती है ट्रस्ट की या मिसट्रस्ट की। ठीक है, तो वो देखता है कि ये जो मैं जिस दुनिया में रह रहा हूँ वो सेफ है या नहीं। फिर दूसरी कंडीशन आती है 2 से 3 साल तक के बच्चे की। उसमें क्या होता है, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। अब वो टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या सोचता है यहाँ पे कि मुझे खुद जाना चाहिए टॉयलेट के अंदर या मुझे किसी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी किसी दूसरे का सहारा लेना चाहिए। वो यहाँ पे इस कंफ्यूजन में फंसता है। फिर जाकर आपका प्री स्कूल शुरू होता है 3 से 5 साल तक। यहाँ पर क्या बच्चा होता है, एक्सप्लोरेटिव होता है, बहुत बहुत ही देखता है कि मैं अच्छा बच्चा हूँ या मैं खराब बच्चा हूँ, या उसे यहाँ पर ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है। ठीक है, फिर बच्चा जब 6 साल से 11 साल की उम्र में आता है, इसे बोलता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। यानी यहाँ पर जो वो क्या कहता है, हाउ कैन आई बी गुड, यानी मैं अच्छा कैसे बन सकता हूँ। वो हमेशा इस बात को सोचता है कि मैं अच्छा कैसे बनूं। 12 से 18 साल यानी जब एडोलिसेंस आता है, तो यहाँ पर वो होता है आइडेंटिफिकेशन। देखिए ये जो सवाल पूछा था ना, पहचान संकट यानी आइडेंटिफिकेशन कंफ्यूजन कब आती है, एडोलिसेंस के अंदर आती है, जब बच्चा 12 से 18 साल का होता है। तो वो क्या होता है उसका, कि भाई वो ये जानने की कोशिश करता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, वेर आई एम गोइंग, और मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये पहचान संकट है। फिर जब बच्चा 19 से 40 साल, तो वो इंटीमेसी यानी आइसोलेशन, यानी ये इन कंफ्यूजन में रहता है कि मैं इंटीमेट करूं या आइसोलेट अलग रहूं। तो वो क्या करता है, एम आई लव्ड एंड वांटेड, यानी मुझे कोई प्यार करता है या नहीं, वो इस चक्कर में पड़ा रहता है। फिर 40 से 65 साल की उम्र में आपका जेनरेटिविटी देखी जाती है, यानी वर्क एंड पेरेंटहुड, काम और बच्चे मतलब वो पेरेंट बन जाते हैं। तो विल आई प्रोवाइड समथिंग ऑफ रियल वैल्यू, कि मैं बच्चों को क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, उस पर फोकस किया जाता है। फिर आपका मेच्योरिटी लेवल कहते हैं इसे, 65 से अपनी मृत्यु तक। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये क्या होता है, हैव आई लिव्ड अ फुल लाइफ, हैव आई लिव्ड अ फुल लाइफ, वो सोचता है कि ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी है, वो पूरी जी ली है या नहीं इस उम्र में, 65 साल की उम्र में। अगर कोई कमी रह जाती है तो वो उसे पूरी करने की कोशिश करता है। तो ये थी भाई ये स्टेजेस। तो हम कह सकते हैं कि ये रहा, इरेक्शन नहीं दिया है, कौन सी, पहचान संकट, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस या फिर आइडेंटिफिकेशन कंफ्यूजन, किसने दी है, इरेक्शन ने दी है। 8 स्टेजेस में से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। एडोलिसन से तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एडोलिसन से नीचे नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। जो सीटेट में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं ना, तो बस ज्यादातर मेरे ख्याल से बस ये इतना ज्यादा पूछा था, तो इतना हिस्सा तो आप बिल्कुल इसे याद करके जाएं अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शैक्षिक विधियां कितने प्रकार की होती हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शैक्षिक विधियां, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, 2 प्रकार की होती हैं बस शैक्षिक विधियां, एक तो आत्मगत और एक उद्देश्य। हमेशा इन 2 वर्डों को याद रखेंगे, आत्मगत और उद्देश्य। ये शिक्षक शैक्षिक विधियां विधियाएं कहलाती हैं, इन्हें याद रखेंगे, और ये सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।